हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। हम लोग कर रहे थे सीटेट प्रीवियस ईयर सोशल स्टडी पेपर 2 का प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं फरवरी 2015 का प्रैक्टिस सेट। तो आज हम लोग फिर से करेंगे 20-20 क्वेश्चन हम लोग करते हैं ताकि अच्छी तरीके से समझ सके, चीज़ों को जान सके। ठीक है, तो फरवरी 2015 का जो मेरे पास बुकलेट नंबर है उस सीरीज फरवरी 2015 का जो मेरे पास सेट है उसका बुकलेट नंबर मेरे पास ई है। यदि किसी के पास होगा तो आप मिला लीजिएगा, इसका आंसर क्लियर है। वैसे मैं ग्रुप में डाल देता हूं, आप मुझसे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दे देता हूं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है IQ Adin इजी लर्निंग। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। सिलेबस मैंने बता दिया, सब कुछ मैंने बता दिया। सीटेट से के एडमिट कार्ड के साथ एक इन्फॉर्मेशन आया हुआ है, पेपर आया हुआ है, उसके बारे में मैंने बता दिया है। आप जाकर के ये कौन सा पेज डाउनलोड मैंने किया है, ये देखो कैसा है, आड़ा तिरछा है, कोई बात नहीं, हमें तो सॉल्व करना है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कहाँ है हमारा। यहाँ आ गया, सामाजिक अध्ययन फरवरी 2050 का। तो मैं बोल रहा था जितने भी छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन होता है मैं बताता जाता हूं ताकि एक लोगों को मैसेज में क्या मैं एक लोगों को बता पाऊंगा। इसलिए मैं 2 मिनट का ही 3 मिनट का ही मैं वीडियो बनाता हूं, अननेसेसरी बात नहीं करता। जो इन्फॉर्मेशन होता है टू द पॉइंट करता हूं और आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीज का लिंक डाल देता हूं। आप फेसबुक पर जाकर के IQ Adin सर्च करिएगा तो वहां पर मिल जाऊंगा मैं, वहां जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर कुश कुमार 89। तो चैनल को ज्वाइन भी करिएगा, ठीक है। अच्छा, मतलब ये कहना होता है ना। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि मैं जब भी क्लासेस लूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अभी पीक टाइम चल रहा है हमारा सीटेट का, आज 15 तारीख हो गया है, महज बचे हुए 15 दिन। आपको दम लगाना है, इसलिए मैं भी दम लगा रहा हूँ। बस आप साथ दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, कोई भी दिक्कत है कमेंट करके बताइएगा। तो चलते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 31 फरवरी 2015 का। क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी बोल गया था गलती से, कोई बात नहीं। चलिए क्या कहता है पहला क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा घटक नहीं है। मानचित्र के मेन घटक हमें पता है, हमने ईवीएस में भी पढ़ा है और सोशल स्टडीज ज्योग्राफी में भी पढ़ा है। ठीक है, क्लास 6 से 8 तक का बेसिक यूनिट होता है। 4 घटक कौन कौन से होते हैं वो आपको पता होगा, तो इनमें से एक पूछा नहीं है। तो ऑप्शन है पहला आकार, दूसरा कहता है प्रतीक, तीसरा कहता है दूरी, चौथा कहता है दिशा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब वीडियो को स्किप मत करिएगा, बीच बीच में कोई चीज समझा देता हूं, बता देता हूं, इन्फॉर्मेशन देता हूं, कुछ भी बताऊंगा मैं, आप नोट करते चले जाइएगा उसके साथ में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आकार। आकार मानचित्र का घटक नहीं है, जबकि प्रतीक, दूरी और दिशा मेन होता है, इसके घटक होते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। कहता है यहां पर अपने कक्षीय समतल, याद रखिएगा यहां पर पूछा हुआ है ऑर्बिट प्लान से, एक्सिस विथ इट्स ऑर्बिट प्लान। ठीक है, मतलब अपने कक्षीय समतल से पूछा है, याद रखिएगा। तो पूछ रहा है अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। 23.5 डिग्री है, 45 डिग्री है, 66.5 डिग्री है, 90 डिग्री। इसका आंसर इसका आंसर होगा 66.5 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 33 क्या कहता है, 10:30 बज गया, मेरा फोन का अलार्म बज रहा है। हाँ चलिए, कहता है 33 नंबर कहता है जनपद पंचायत के अंतर्गत आते हैं। अब जनपद पंचायत के अंतर्गत क्या आते हैं, इंग्लिश वाला नहीं ना कटना चाहिए, नहीं कटना चाहिए, नहीं कटेगा। चलिए, वीडियो कटना नहीं चाहिए, ऐसा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है, चलिए जनपद पंचायत के अंतर्गत क्या आते हैं। कई जिला परिषद होते हैं, दूसरा कहता है कई नगर पालिका वार्ड होते हैं, तीसरा कहता है कई ग्राम सभाएं होते हैं, चौथा कई ग्राम पंचायतें होते हैं, होती है। अच्छा, सभी में होते हैं होती है। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। जनपद पंचायत, देखिए जनपद पंचायत के अंतर्गत क्या आते हैं, बहुत सारे अलग अलग इलाकों के पंचायत आते हैं, कई ग्राम पंचायत आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये सब वर्ड्स ना फोकस करेगा। जनपद पंचायत डायरेक्ट आपसे सवाल पूछेगा। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था कब इंप्लीमेंट किया गया था, 92 में, 1992 में। फर्स्ट हुआ कहाँ स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था बताएंगे। 2 अक्टूबर से ऐसे स्टार्ट हुआ, कहाँ, नागौर राजस्थान। ये सब टर्म याद रखिएगा। और पंचायती राज व्यवस्था में क्या रूल है, 3 स्तर पर होते हैं वहां भी। ठीक है, विलेज पर होते हैं, ब्लॉक लेवल पर और जिला लेवल पर होते हैं। ठीक है, इनका भी इलेक्शन होता है।
सचिव का इलेक्शन नहीं होता, सचिव नौकरी से करके आते हैं, उनका एक वैकेंसी होती है, जो सरकारी नौकरी एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। 5 साल में वहां भी इलेक्शन होता है। तो ये सब छोटे छोटे टर्म को आप मतलब याद रखिएगा। लेखापाल कौन होते हैं, है ना। चलिए, ग्राम ऑफिसर भी बोलते हैं उसको, है ना। क्लियर है। देखिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। विज्ञापन के बारे में, मतलब एडवर्टीजमेंट के बारे में, सोशल एडवर्टीजमेंट के बारे में हमें 2 सेंटेंस दिया हुआ, उस पर विचार करना है, ठीक है। और हमें क्या बताना है, उसका सही उत्तर हमें बताना है कि वो 2 सेंटेंस का सही उत्तर क्या है यहाँ पर। क्लियर है। पहला कहता है सामाजिक विज्ञापन। सामाजिक विज्ञापन वे विज्ञापन है जो समाज के लिए विस्तृत स्तर पर संदेश का प्रसार करते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है सामाजिक विज्ञापन केवल सरकार अर्थात राज्य सरकार, ठीक है, द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। क्लियर यहां तक। अब इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। अच्छा, मैंने ये नहीं बताया ना, इसका ऑप्शन नहीं बताया है, तो इसका आंसर क्या जाएगा। पहला कहता है ए और बी दोनों, दूसरा कहता है अच्छा ए और बी दोनों गलत है, दूसरा कहता है ए और बी दोनों सही है, तीसरा कहता है ए और बी, ए सही है बी गलत, और चौथा कहता है ए गलत बी सही। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहां पर क्या है, आपसे पूछा गया है विज्ञापन, तो इसका आंसर होना चाहिए आपका पहला सही है। ये क्या करती है, ये करते हैं कि सामाजिक विज्ञापन समाज को विस्तृत संदेश प्रसार करते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा बोला केवल राज्य सरकार, यहां पर ब्रैकेट में राज्य टर्म यूज किया हुआ है, केवल सरकार नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई चैरिटी भी इस पर काम कर सकती है। बात समझे, ठीक है। आगे मैं बढ़ूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है। ये आड़ा तिरछा यहां से आना शुरू हो गया, नहीं कटना चाहिए ऐसे। चलिए, कहता है यहां पर भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलम फॉर द कलमकारी प्रिंटिंग। अच्छा, कलमकारी प्रिंट जो है वो किस राज्य के लिए फेमस है। तमिलनाडु के लिए, कर्नाटक के लिए, आंध्र प्रदेश और पंजाब। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। कलमकारी भाई साहब आंध्र प्रदेश के लिए होता है, तो सीधा सीधा इसका आंसर होगा, कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। 36 क्या कहता है, निम्नलिखित जनजातीय समूहों में से कौन सा मुख्य उत्तराखंड में संकेंद्रित है। ये भी लड्डू सा सवाल है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। गोंड होगा, माला ईरुल होगा, भील होगा, भोटिया होगा। जल्दी से बताइए क्या होगा। उत्तराखंड जनजाति समूह क्या होगा, देखिए इसका आंसर होगा भोटिया, ठीक है। याद रखिएगा, सीधा सा गूगल पर आप जाकर सर्च करिए, इसके बारे में पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं। 37 क्या कहता है, कहता है लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। मतलब बोल रहा है 2000 वर्ष पूर्व, ठीक है, उत्तर भारत मार्ग में, रेशम मार्ग पता होगा ना, उत्तर भारत में ही है, ठीक है। जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले मार्ग को कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो बोल रहा सिल्क रूट जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये यहां पूछ रहा है आपसे, तो उस समय कौन सा शासक जो इस पर कंट्रोल किया करता था। बात समझ में आया, कौन सा शासक। चार ऑप्शन में पहला बोलता है कुषाण, दूसरा बोलता है पांड्य, तीसरा बोलता है चेर, चौथा बोलता है चोल। जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। रेशम मार्ग पर इसका आंसर होगा क्या, कुषाण। क्लियर है। आगे मैं बढ़ूं, चलिए मार्क कर लीजिएगा आप लोग। अब ओहो यहाँ कटा हुआ है, कोई बात नहीं। कह रहा है 38 में सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने गवर्नमेंट है या भारत की जो व्यवस्था है उसको किस तरह अपने हिसाब से उसको इम्पोज किया, मतलब प्रभावित किया है ना। 4 ऑप्शन है यहाँ पर कट रहे हैं। तो पहला कह रहा है, मैं हिंदी में कोशिश करता हूँ पढ़ने का, वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे, कंपनी द्वारा सुरक्षा प्रदान नहीं होगी, परंतु फिर भी इसके रख रखाव का खर्च उन्हें वहन करना होगा। दूसरा कहता है वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं रखेंगे, बिना किसी रख रखाव के खर्च के वे कंपनी द्वारा सुरक्षा प्रदान करेंगे। याद रखिएगा, कंपनी द्वारा कोई सुरक्षा प्रदान करने की बात वगैरह नहीं की गई थी, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तीसरा कह रहा है वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे और साथ साथ उन्हें
कंपनी द्वारा सुरक्षा भी दी जाएगी और इसके रख रखाव का खर्च उन्हें वहन करना होगा। हाँ, खर्च वहन करने का तो बात तो किया था, लेकिन चौथा टर्म क्या कह रहा है, उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी। सही बात है, भारतीय सैनिकों की कोई स्वतंत्र सैनिक नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे और इसके रख रखाव का खर्च उन्हें वहन करना होगा। वहां पर क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ही सैनिक वगैरह रहेंगे, हमारा कोई सैनिक नहीं होगा। और प्लस क्या है, हम क्या करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक होंगे उनका रख रखाव हमें ही वहन करना होगा। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, मुझे ठीक से दिख नहीं रहा धुंधलापन में, है ना, मुझे और पावर बढ़ाना होगा अपने चश्मे का। कोई बात नहीं। कहता है 39, अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं। अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था। दूसरा कह रहा है अहोम समाज बहुत ही परिष्कृत था। तीसरा कहता है भूइयां लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके अहोम राज्य की स्थापना की गई। फोर्थ कहता है अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा अहोम का। देखिए, अहोम जाति जो था ना, एक तई वंशज का एक समूह था। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, तई वंशज का एक समूह था जो तई राजकुमार के साथ वो क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र घाटी के किनारे वो लोग रहा करते थे। अच्छा, कब रहा करते थे, तो इसका टाइम यदि कोई पूछेगा तो 1225 या 1228, नोट कर लिए, 1228 ही होगा। ठीक है, तो 1228 ईस्वी के करीब वो लोग उधर रहा करते थे। ठीक है, तई वंशज थे और राजकुमार ही तई थे और ब्रह्मपुत्र घाटी पर, याद रखिएगा। तो ये सब चीज एलिमेंट आपको याद रखना पड़ेगा। समझ में आ गया? अच्छा, एक तरीके से ये लोग कौन थे, किस पर निर्भर हुआ करते थे, ये भी सवाल पूछा गया। तो बंधुआ मजदूर जैसे होते हैं ना, बंधुआ श्रम जिसे हम लोग कहते हैं, उस पर निर्भर रहा करते थे। ठीक है, जिन्हें राज्य के लिए काम करने हेतु मजबूर किया जाता था। ठीक है, इसे पैक्स के रूप में जाना जाता है। एक टर्म ऑफ लिख लीजिए, पैक्स। ठीक है, तो मैं यही होता है ना, अब इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो स्किप मत करिएगा, जो मुझे याद आता है मैं बता देता हूँ, जो खास इंपॉर्टेंट है। और ये सारे टर्म है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चंस में पूछे गए, इंटरव्यू में पूछे गए, इसलिए ये सब बेस्ड टर्म है। इतना डीप जाकर कभी कोई पूछ देता है जो आपको पता भी नहीं रहेगा। हाँ, तो अब इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। जो है ना सेंटेंस पहला, अहोम राज्य कुलों में विभाजित था, ऐसे इन्हें पाइक कहा जाता था, ये बात गलत है। ठीक है, अब अहोम राज्य क्या बहुत विकसित था, भूइयों लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके अहोम राज्य की स्थापना की। मैंने अभी बोला था ना, श्रम मजदूर वाला व्यवस्था था उधर, है ना। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था, वो लोग बेगार था, मजदूर था, गरीबी हिसाब था उधर। चलिए 40 क्या कहता है, 40 कहता है द टर्म हेजियोग्राफी रिफर, अरे हेजियोग्राफी होता क्या है, सीधा बात जानिए। जो संत वगैरह होता है ना, उनकी जीवनी को हेजियोग्राफी बोलते हैं। अब ऑप्शन ढूंढते हैं हम लोग। ठीक है, सीधा सा टर्म है। अब देखिए, संत के जीवनी लेखन पहला ही मुझे मिल गया, यही आंसर होगा। ये सब शॉर्ट सा क्वेश्चन है, जल्दी से मार्क करके निकलेंगे। ठीक है, अब 41 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। अब उष्णकटिबंधीय घास स्थल के बारे में बताना है हमें। 4 ऑप्शन है, सवाना, स्टेपी, डाउन्स और पंपास। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, कोई बताइएगा, उष्णकटिबंधीय जो घास स्थल है हमारा, तो कौन कौन से हैं। अच्छा, पहले आंसर बताइए, मैं बताता हूं आपको। इसका आंसर होगा एक, सवाना। सवाना जो घास के मैदानी है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होता है। और एक्स्ट्रा क्या क्या आएंगे इसमें, लानूस जिसे बोलते हैं, ठीक है, कंपोस्ट जिसे बोलते हैं। देखिए, ये पंपास अलग है, ये शीतोष्ण में जाएगा, और ये भी शीतोष्ण है, ये भी शीतोष्ण है। उष्णकटिबंधीय में कंपोस्ट जाएगा, लाओस जाएगा। अच्छा, सवाना कहाँ पाए जाते हैं, तो सवाना पूर्वी अफ्रीका में, याद रखिए, लिख लीजिए, सब लिख लीजिए, पूर्वी अफ्रीका में है। लानोस जो बोला मैंने, वेनेजुला में पड़ता है, ये सारे एनसीईआरटी में है। और एक स्टेपी कहाँ मिलेंगे, मध्य एशिया। स्टेपी हमारा कहाँ है, मध्य एशिया में है। ठीक है, पेम्पास कहाँ, अर्जेंटीना में है। ये सब लिख लीजिए, ठीक है, काम आएगा आप लोगों को, पूछ सकता है, प्रीवियस ईयर में घुमाता है ये सब टर्म को। आगे चलते हैं, 42 क्या कहता है, खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित 2 कथनों, ए और बी दिया हुआ, इस पर सही कथन हमें
मतलब चूज करना है, उठाना है। तो पहला कहता है यहाँ पर, पहला टर्म कहता है कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना। कहीं ना कहीं सही बात है, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा बढ़ावा तो देता ही है, ठीक है। दूसरा, एक मिनट, खाद्य सुरक्षा विकास के चरम में, ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा कहता है खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। अब यहां पर बोल रहा है खाद्य सुरक्षा के विषय में, खाद्य सुरक्षा, ठीक है। अब कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा है, नहीं, कृषि का विकास का ये क्या करते हैं हम लोग, मतलब उसको सुरक्षा करने के लिए बेसिकली हम मतलब बल लगाते हैं क्या, नहीं। और दूसरा कह रहा है खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय की प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना होता है। ये सही जाएगा आपका, ठीक है। तो आंसर होगा बी सही है। क्लियर है। आगे चलते हैं। 43 क्या है? 43 कहता है निम्नलिखित, एक मिनट यहाँ कट रहा है, देखिए क्वेश्चन वो 43 क्या कहता है। क्वेश्चन वो 43 यहाँ पर पूछ रहा है हमसे, निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्म ईंधन माना जाता है। एक मिनट देखिए, यहाँ पर पेपर कटा हुआ है, यहाँ ख्याल करिएगा, इस जगह पर ना पेपर कटा हुआ है प्रिंटिंग में, यहाँ पर नोट पूछा है। अब मैं इंग्लिश पर ध्यान देता हूँ। यहाँ पर पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता है। यहाँ पर नहीं ऐड कर लीजिएगा, वो कट गया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला कहता है पेट्रोलियम, दूसरा कहता है प्राकृतिक गैस, तीसरा कहता है जलाऊ लकड़ी, चौथा कहता है कोयला। जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। देखिए जीवाश्म ईंधन होते क्या हैं, सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे। थोड़ा सा डिफाइन यदि मैं करूँ तो जीवाश्म ईंधन वैसा होता है जो भूगर्भ के भूगर्भ जिसे हम लोग बोलते हैं, जमीन के अंदर, आंतरिक पृथ्वी के जो अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो दफन जो मतलब पदार्थ होते हैं ना, उसे हम लोग कहते हैं, या फिर हम प्राकृतिक संसाधन के रूप में भी हम उसको कहते हैं। तो वो सब सारे हमारे होते हैं जीवाश्म ईंधन, ठीक है। जो सड़े हुए पौधे, जानवरों के अवशेष है ना, इन सब से मिलकर के वो जो बना हुआ रहता है, और वो हजारों लाखों वर्ष होता है, उन सभी के कारण वो सब सारे जीवाश्म ईंधन बनते हैं, ठीक है। अब इतने सारे टर्म से जानने के बाद तो हमें पता चलता है पेट्रोलियम हो सकता है वो जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस होता है, कोयला होता है। अब नोट पूछा है तो नोट मतलब लकड़ी। लकड़ी हमारा क्या है, भूगर्भ के अंदर नहीं होता है, जमीन के अंदर हमारा नहीं होता है। क्लियर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन ऑफ 43 क्या कहता है। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, उसमें कट रहा था, ठीक है। अब देखिए उस 44 क्या कहता है, 44 भी आई थिंक कटा हुआ है, तो मैं इंग्लिश से यहाँ पर पढ़ देता हूँ। कहता है 44 हमारा क्वेश्चन है, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे कॉज टेम्डस डिस्ट्रक्शन ओनली ऑन द कोस्टल एरियाज। तो 4 ऑप्शन है, मतलब कोस्टल एरिया के कारण, केवल तटीय क्षेत्र के कारण तबाही होता है, विनाश होता है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, सुनामी है, वोल्केनो है, टाइड्स है और अर्थक्वेक है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए लड्डू सा सवाल है, इसका आंसर होगा सुनामी। सुनामी एक ऐसा मतलब प्राकृतिक आपदा है जो तटीय क्षेत्र पर हमारे सामने आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है। 45 कहता है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है। अब पृथ्वी के सबसे लोवेस्ट लेयर है ना, वो किस चीज़ का बना हुआ वो पूछा गया है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है। पहला कहता है सिलिका आयरन, दूसरा कहता है निकेल एल्यूमिना, तीसरा कहता है सिलिका एल्यूमिना, चौथा कहता है निकेल आयरन। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। सबसे आंतरिक जो पूछा है वो हमें बताना है। देखिए सबसे आंतरिक जो होगा वो होगा हमारा निकेल और आयरन। क्लियर है। निकेल और आयरन मतलब हम हिंदी में बोलेंगे निकेल और लोहे, जो पृथ्वी के सबसे आंतरिक मतलब लेयर जो बना हुआ है। यह मुख्य रूप से कितना किलोमीटर पर होता है, लगभग इसका जो मतलब क्या है, ठोस है वो। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन वो 46 क्या कहता है। क्वेश्चन वो 46 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक, यहाँ भी कटा हुआ क्वेश्चन है, अब क्या बोलूँ, जैसा मिला है मुझे, डाउनलोड किया मैंने, ठीक है। इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पर कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशनल वर्क ऑफ अ रिवर। अच्छा बोल रहा है जो मतलब कौन सी आकृति नदी निक्षेपण का परिणाम है, ये समझिए, ठीक है। 4 ऑप्शन है। पहला कहता है विसर्प, दूसरा कहता है चाप झील, तीसरा कहता है जल प्रताप, चौथा कहता है बाढ़कृत मैदान। जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। देखिए
बाढ़ का मैदान एक नदी के निक्षेपण का कार्य का परिणाम होता है, इतना तो आप लोगों को पता होगा। फिर ये क्या है, मतलब यह एक मतलब धारा है या नदी के किनारे लगभग समतल मैदान है जो स्वाभाविक रूप से बाढ़ के अधीन है। ठीक है, वो उसके क्या उसके अधीन बनता है। तो इसमें बाढ़ मार्ग भी शामिल हो जाता है, जो बाढ़ से वो आते हैं ना, तो नदी बहती है तेजी से, तो उसका मार्ग को अपना लेता है वो। समझ में आ गया। जिसमें धारा मार्ग और आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उन सभी को क्या कहते हैं, शामिल होता है, जो बाढ़ के बहाव को सक्रिय रूप से नीचे की ओर ले जाते हैं। ठीक है, और बाढ़ का किनारा जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है वो उसको बना देते हैं। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, बाढ़कृत। मैं हर बार बाढ़ को एक्सप्लेन कर रहा था, तो इसका मतलब क्या है, बाढ़कृत मैदान होगा। क्लियर है। 47 क्या कहता है, 47 अब लगता है नहीं कटा है। यहाँ कहता है किसी भूकंप के दौरान रिक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं ही भूकंप को नापने का यूनिट क्या है, तो रिक्टर स्केल ही है, याद रखिएगा। ठीक है, यही सवाल आपसे पूछता है। अच्छा, एक और चीज पूछेगा आपसे, तरंग कितने तरंगे होते हैं, पी तरंगे होते हैं, एस तरंगे होते हैं ना, याद रखिएगा। और सेंटेंस में पूछेगा आपको वाक्य एक का वाक्य दो करके, ऐसे करके। ठीक है, चलिए। तो अ, हाँ, ऑप्शन है तो कौन सा रिक्टर स्केल आता है जहाँ पर समान वस्तुएं गिरने लगते हैं। तो पहला कहता है 6 या उससे अधिक रिक्टर स्केल, 7 या उससे अधिक, 2 या 5 से अधिक। जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या जाएगा। देखिए 47 का आंसर होगा 5 से अधिक। जैसे ही रिक्टर स्केल का भूकंप आता है वस्तुएं गिरने लगती हैं। समझ में आ गया। ठीक है, देखिए सब नॉर्मल से टर्म है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब आता है 48, क्या कहता है, 48 कहता है औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश काल के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक का चलन प्रारंभ हुआ था। अब इसका भी लगो थोड़ा सा ये टिपिकल भी बनेगा, लेकिन जो पढ़े हैं उनके लिए बहुत इजी भी पड़ेगा ये। ठीक है, मतलब यहाँ पर बोल रहा औपनिवेशिक काल में। अब औपनिवेशिक काल आप लोगों को पता होगा। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं कॉलोनियल एरा भी कहते हैं, या ईयर कह सकते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है उस समय जो भारत का जो काल आया था, सॉरी ब्रिटिश का जो काल आया था भारत में, वो किस चीज़ में बदलाव करते हुए आया था, उसका चलन आरंभ हुआ था, है ना। चार ऑप्शन है। पहला कहता है भीति कला, दूसरा कहता है तैल चित्र, तीसरा कहता है परिप्रेक्ष्य विधि, और फोर्थ कहता है लघु चित्र। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए इसका सीधा सीधा आंसर होगा, और पेंटिंग ऑयल तो पहले भी हमारे यहाँ मिल जाता था करने को, है ना। तो काल के दौरान भारत में ब्रिटिश काल के आने के साथ पर्सपेक्टिव विधि, जिसको हम परिप्रेक्ष्य विधि, आरंभ हो गई थी। समझ में आएगा। अब इसका अर्थ क्या होता है, उस विधि से है कि वस्तुओं के छोटे दिखाई देते हैं जब वे आगे की ओर दूर जाती है, और उस विधि में जिसमें समानांतर रेखाएं एक दूसरे में एक बिंदु पर एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई देते हैं। पर्सपेक्टिव हमारा ये होता है। ठीक है, एक एंगल हमारा आता है पर्सपेक्टिव। आप डायग्राम वगैरह भी यदि कोई बनाते होंगे, पिक्चर्स वगैरह बनाते होंगे बिल्डिंग वगैरह का, ब्लॉक्स वगैरह का, टेबल क्या बोलता हूँ मैं, टेबल या चेयर का, तो वहाँ पर्सपेक्टिव व्यू 1, पर्सपेक्टिव 2 पर्सपेक्टिव का काम आता है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कहता है लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहाँ श्रेणी थे। अब देखिए 2000 वर्ष पूर्व वाराणसी फेमस था। ठीक है, अब वहाँ पर पूछा, वहाँ पर जो प्रसिद्ध शिल्प कला भी था। ये देखिए सवाल आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आपको बन रहा है। ठीक है, पूछा जाएगा 2000 वर्ष पहले प्रसिद्ध शिल्प कला केंद्र कहाँ पर थे, तो वाराणसी में होगा। ठीक है, एक सवाल हमें यही मिल गया। तो आप पूछ रहा है तो वहाँ पर जो श्रेणी थे वो कौन थे, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, बौद्ध मठ वाले, शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ को, कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त लोहे के हलों के फाल, और फोर्थ कह रहा है धातु के सिक्के जिन पर आकृतियां बनाई जाती थी। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। 49। देखिए जो श्रेणी होते हैं ना, श्रेणी होते थे शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ को हम लोग श्रेणी कहते थे। जब हम 2000 वर्ष पूर्व की ओर भागेंगे तो उस समय से एक चीज याद रखिएगा, इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों इन केंद्रों में काम किया करती थी। ये एक टर्म माइंड में रखिएगा। हो सके आपसे पूछ लेगा पुरुष और महिला से संबंधित, तो याद रखिएगा इसमें दोनों काम करते थे। आज का आखिरी क्वेश्चन है, 20-20 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 50 पूछ रहा है जितने रात होते हैं ना उतने ज़्यादा मतलब ठंड लगने लगती है। मुझे बहुत ठंड लग रही है अभी।
कोई बात नहीं। 50 क्या है? क्वेश्चन 50 कहता है पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथन है। पांडुलिपि और अभिलेख पर दो कथन हमें दिया है और इस पर हमको सही उत्तर खोजना है। ठीक है, तो पहला कहता है पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भुज नामक वृक्ष के छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपात पर लिखी जाती थी। पहला हो गया। दूसरा कहता है अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। जल्दी से बताइए पांडुलिपि और अभिलेख के बारे में क्या होगा, इसका आंसर होगा। सबसे पहले आप खुद से एलिमिनेट करिए या सही करिए, बाद हम लोग ऑप्शन देखेंगे उसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, पहला सही है कि पांडुलिपि ताड़पत्र पर लिखा जाता था, भुज नामक एक वृक्ष का छाल पर लिखा जाता था। ठीक है, उसे सुखा दिया जाता था पहले। ठीक है, सुखा करके उसको एक तरफ से बांध दिया जाता था, है ना, फिर किताब की तरह पन्नों की तरह हम लोग ऐसे पलटते थे। ठीक है, वैसा हो जाता था। तो पहला सही है। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कह रहा है यहाँ पर अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसे अपेक्षा के कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। ये भी बात सही है। अभिलेख वगैरह पीलर या दीवारों पर लिखे जाते थे, है ना, ये हो गया। फिर हमारा ये पीलर बन गया। बात समझ रहे हैं ना, इन जैसे पीलर है। ए और बी दोनों सही हैं। क्लियर है? चलिए आज इतना ही था, 20 क्वेश्चन है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर यदि आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिक्वेस्ट है कि महज 14-15 दिन बचा हुआ है, इसे जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में जिन्हें एक खास ज़रूरत है अभी के टाइम में। ठीक है, ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिएगा। फिर मिलता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।